भारत के खाद्य क्षेत्र के विनियामक सुधार और सुरक्षा मानक यानी इंडियाज़ फूड सेक्टर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ये एक ऐसा विषय है जो हाल ही में एक बहुत बड़े सरकारी फैसले की वजह से राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गया है। पर इन भारी भरकम शब्दों और नियमों की गहराई में जाने से पहले एक पल के लिए उस गर्मागर्म समोसे की महक, चाय की उबलती हुई पत्तियों और मसालों की तेज खुशबू को महसूस कीजिए, जो हमारे हलचल भरे भारतीय स्ट्रीट मार्केट की असली पहचान है। ये कल्पना करना बहुत आसान है ना, लेकिन इन स्वादिष्ट और लुभावने व्यंजनों के ठीक पीछे एक अदृश्य ढाल मौजूद है, जिसका एकमात्र काम है हर एक निवाले को सुरक्षित बनाना। इस ढाल का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम भारत के खाद्य क्षेत्र में होने वाले ऐतिहासिक सुधारों की पड़ताल करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षाओं की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस व्यवस्था को डिकोड करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये विषय इन दिनों सुर्खियों में क्यों है। इसका सीधा संबंध अप्रैल 2026 से है। एक बहुत ही अहम तारीख है जिसे हमें याद रखना चाहिए, 1 अप्रैल 2026। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ठीक इसी तारीख से भारत के खाद्य क्षेत्र में बड़े विनियामक और प्रक्रियात्मक सुधारों को लागू करने की मंजूरी दे दी है। ये सिर्फ एक और सरकारी घोषणा पर नहीं है, दरअसल ये वो निर्णायक मोड़ है जो हमारे सिस्टम से पुरानी लाल फीताशाही को जड़ से कम कर देगा। अब इससे पहले कि हम 2026 के सुधारों की बात करें, ये समझना जरूरी है कि ये खाद्य सुरक्षा कवच आखिर बना कैसे। इस व्यवस्था को समझने के लिए दो बहुत ही बुनियादी शब्दों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। पहला है FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण है जो 2006 के अधिनियम के तहत काम करता है। और दूसरा शब्द है FBO यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। देखिए, सड़क किनारे छोटा सा ठेला लगाने वाले से लेकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों तक खाने पीने का व्यापार करने वाले हर व्यक्ति या संस्था को FBO कहा जाता है। 1 अरब से ज्यादा लोगों की थाली तक हर दिन सुरक्षित खाना पहुंचाना कोई मजाक नहीं है। एक समय था जब ये पूरी व्यवस्था अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी, जैसे 1954 का प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, 1955 का फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर और 1973 का मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर। ऐसे कुल 8 अलग अलग बिखरे हुए कानून थे। फिर साल 2006 में एक बड़ा बदलाव हुआ। इन सभी को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत एक साथ मिला दिया गया। इस एक मास्टर स्ट्रोक ने पूरी खाद्य सुरक्षा के लिए एक सिंगल लाइन ऑफ कमांड यानी एकल कमांड की स्थापना कर दी। और इसी 2006 के एक्ट के तहत 2011 में पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों के लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए गए। ये वो नियम है जिन्हें हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में सुपरमार्केट के शेल्फ पर देखते हैं। लेकिन बात सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं रही। ईट राइट इंडिया जैसे कई सक्रिय आंदोलनों की भी शुरुआत की गई। और इसी कड़ी में आज फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग यानी FOPL पर भी तेजी से काम चल रहा है। इस इनिशिएटिव का सीधा सा मकसद है उन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की बढ़ती खपत को रोकना जो पैकेट में बंद होकर हमारी सेहत के लिए किसी धीमे जहर की तरह काम कर रहे हैं। तो अब आते हैं अपने तीसरे अहम पड़ाव पर, 2026 के विनियामक सुधार। छोटे व्यवसायों को नौकरशाही से कैसे आज़ादी मिल रही है, आइए देखते हैं। यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, जब 2006 का कानून और 2011 के कड़े नियम पहले से ही मौजूद हैं, तो फिर 2026 के इन नए सुधारों की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका सीधा सा जवाब है सूक्ष्म और छोटे व्यवसायों को सरकारी फाइलों और रेड टेप से बाहर निकालना। नीति आयोग की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। पुरानी व्यवस्था में व्यापारियों को बार बार लाइसेंस रिन्यूअल के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन नई व्यवस्था ने एक गेम चेंजिंग राहत दी है, परपेचुअल वैलिडिटी यानी आजीवन वैधता। अब बार बार रिन्यूअल का झंझट हमेशा के लिए खत्म। छोटे व्यापारियों के लिए ये एक बहुत बड़ी आज़ादी है। और इस बदलाव को समझने के लिए इस टेबल के आंकड़ों पर गौर करना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, अगर किसी का सालाना टर्नओवर सिर्फ 12 लाख रुपए पार कर जाता तो उसे लाइसेंस की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब इस रजिस्ट्रेशन की सीमा को सीधे बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 1.5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर के लिए स्टेट लाइसेंस और 50 करोड़ से ऊपर के लिए सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत होगी। सोचिए, 12 लाख से सीधे 1.5 करोड़ तक की ये छलांग छोटे व्यापार को पनपने के लिए कितना बड़ा और खुला आसमान देगी। और बात सिर्फ स्थायी दुकानों तक ही सीमित नहीं है।
2014 के स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत एक और शानदार फैसला लिया गया है। जो सड़क किनारे ठेला लगाने वाले लोग नगर निगम में पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें अब अलग से FSSAI रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। उनका रजिस्ट्रेशन अब ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा। इससे हमारे देश के लाखों अनौपचारिक विक्रेताओं का दोहरा काम और वक्त दोनों बचेगा। इस नाकामी की जड़ें काफी गहरी हैं और इसके कई स्ट्रक्चरल कारण हैं। सबसे पहला, पूरे सिस्टम में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की भारी कमी है। दूसरा, रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग जैसे अन्य महत्वपूर्ण विभागों के साथ तालमेल का घोर अभाव है। और सबसे बड़ी चुनौती है भारत का वो विशाल असंगठित क्षेत्र, जहां गुणवत्ता की निगरानी करना किसी भूल भुलैया में अंधेरे में रास्ता खोजने जैसा है। इन बुनियादी चुनौतियों के अलावा एक नया और मॉडर्न खतरा भी है। भाग 5, भ्रामक मार्केटिंग और कानूनी कमियां। देखिए, मिलावट के पुराने और पारंपरिक तरीकों के साथ साथ आज के समय में एक बहुत ही स्मार्ट धोखा बाजार में पनप रहा है। क्लिनिकली टेस्टेड 100% आयुर्वेदिक या फिर लंबाई बढ़ाने वाला ऐसे दावों से भरे विज्ञापनों को हम रोज देखते हैं। हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स का एक बहुत बड़ा बाजार इन्हीं दावों की बुनियाद पर खड़ा है। असलियत में इनमें से ज्यादातर दावों का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार होता ही नहीं है। ये कंपनियां बड़ी चालाकी से नियमों की कमियों का फायदा उठाती हैं और सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के भरोसे से खेलती हैं। लेकिन इस आर्थिक विकास और कागजी सुगमता का फायदा तभी है जब ये नीतियां असलियत में जमीन पर उतरें। आगे का रास्ता तभी साफ होगा जब हम कुछ कड़े कदम उठाएंगे। सबसे पहले असंगठित क्षेत्र को औपचारिक रूप यानी फॉर्मलाइज करना होगा। संस्थागत क्षमता और लैब्स की संख्या बढ़ानी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, खाद्य पदार्थों की ट्रेसेबिलिटी बढ़ानी होगी, यानी कोई भी पैकेट खेत से लेकर हमारी प्लेट तक कैसे पहुंचा, इसकी पूरी निगरानी होनी चाहिए। और हां, इस पूरी प्रक्रिया में उपभोक्ता को जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि 2026 के ये सुधार निश्चित रूप से व्यापार करने की आज़ादी और सुगमता लेकर आ रहे हैं। रेड टेप कम हो रहा है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही बड़ा और चुनौतीपूर्ण सवाल हम सभी के सामने खड़ा रह जाता है। क्या नियमों को आसान बनाने की ये प्रक्रिया हर दिन 1 अरब सुरक्षित थालियों की गारंटी देने की इस विशाल जिम्मेदारी के साथ सफलतापूर्वक चल पाएगी? इसका असली जवाब तो आने वाला वक्त और इन नियमों की जमीनी हकीकत ही तय करेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।